फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो बुक है उसके यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। आपके यूनिट नंबर 4 जो है वो उसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को यूनिट नंबर 1 के। चलिए समझना शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर के नाम की बात की जाए तो भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में ये हमारे चैप्टर का नाम है। बेसिकली आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम जानने वाले हैं जाति के बारे में, यानी भारत में शक्ति संरचना और जाति के बारे में हम चीजों को कहीं ना कहीं जानेंगे। तो देखिए परिचय को जानेंगे यानी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानेंगे, फिर हम जानेंगे सीएच कोलई के अनुसार किस प्रकार की उनकी धारणा है यानी परिभाषा। देखिए पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देने से पहले आपको परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है उस चैप्टर के बारे में, बेसिकली इस चैप्टर में था क्या, और साथ में आपको परिभाषाओं को लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है क्योंकि उसके आपके मार्क्स अलग से मिलते हैं। आपको उस मार्क्स के लिए आपको लेना है अगर पूरे मार्क्स तो आपको उसको समझना जरूरी है। चलिए समझिए, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि आधुनिक भारत में जब आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो रही थी ना, उस टाइम भारत में किस प्रकार की स्थिति थी और उस टाइम जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी। क्या ये लोग स्टार्टिंग से ही पिछड़े हुए हैं अनुसूचित जातियां या अभी? तो चलिए समझेंगे इसके। फिर हम जानेंगे जाति पर अंबेडकर जी का क्या कहना है। हम जानते हैं दलितों के मसीहा के रूप में अंबेडकर जी को जाना जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात की जाए परिचय की तो इसमें आता है जाति शब्द। अब देखिए जाति शब्द को अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो जाति शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर बात की जाए पुर्तगाल की, अब देखिए पुर्तगाल में एक शब्द है और शब्द कौन सा है ये जानिए, शब्द हैगा कास्टा। अब देखिए कास्टा की बात की जाए कि कास्टा का अर्थ क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आया। तो कास्टा का मतलब होता है वंश या नस्ल। अब देखिए वंश और नस्ल से निकल के आया है ये जाति शब्द, जिसे हम भारत में उपयोग करते हैं। अब आपने क्या समझा कि जो कास्टा है यानी पुर्तगाल में से कास्टा कहा जाता है, इसका अर्थ होता है नस्ल या फिर वंश। तो इससे निकल के क्या आया है जाति, जाति के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर जाति की बात की जाए तो ये जन्म पर आधारित होती है, यानी उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसकी जाति जो है वो एक्स है। अब उसका जो पुत्र होगा क्या, अब जो पुत्र होगा उसकी जाति भी क्या होगी, एक्स होगी, यानी उसके पिता की जाति जो है उसकी जाति होगी। तो ये कहीं ना कहीं वंशानुगत होती है। आपके मन में प्रश्न आया मैम ये वंशानुगत एक बार बता दीजिए। तो समझिए, मान लीजिए एक राजा है, अब राजा की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर सिंहासन पे कौन विराजमान होगा? तो हम सभी जानते हैं जो उनके श्रेष्ठ पुत्र होंगे उन्हें गद्दी पर सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा और राज अभिषेक किया जाएगा। तो ये परंपरा धीरे धीरे ऐसे चलती जाएगी, है ना, फिर उनके पुत्र इस प्रकार से चलेगी। तो ये वंशानुगत है, यानी कि मान लीजिए उनके पिता बने, यानी मान लीजिए दादा, फिर परदादा, इस प्रकार से परंपरा कहीं ना कहीं चलती जा रही है ना, फिर आपके पापा, फिर आप, यानी इसमें क्या है कहीं ना कहीं परंपरा चल रही है, ये जाति चल रही है, तो ये वंशानुगत होती है। तो आपने क्या समझा बेसिकली? और हम जानेंगे कहीं ना कहीं, और हम जानेंगे सीएच कोलई के अनुसार कि ये क्या कहते हैं जाति के संदर्भ में, इनकी क्या व्याख्याएं हैं, इन्होंने किस प्रकार से चीजों को बता रखा है। तो देखिए ये कहते हैं जाति जो है वो कहीं ना कहीं एक वंशानुगत होती है। जो मैंने आपको बताया वंशानुगत का मतलब क्या होता है, ये सीरीज वाइज चलती जाती है। अब देखिए आपने समझा कि जाति किस प्रकार से होती है कि अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की, आपको पांडुलिपि मिलेगी। पांडुलिपि में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं समाज में लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। आपके मन में प्रश्न आए 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्राह्मण। अब देखिए ब्राह्मण देखने के लिए मिलेंगे आपको, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
अब देखिए समझते हैं ये किस प्रकार से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें क्या होता है, इनके कार्यों को निर्धारित कर दिया गया है और इसे सभी लोग माने समाज में, इसीलिए ब्राह्मण इसे क्या कहते हैं, इसे देवी व्यवस्था कहते हैं। यानी समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। अब मान लिए 4 वर्णों में बांट दिया गया, परंतु लोग इसका पालन कैसे करेंगे? तो ब्राह्मणों ने बताया ये देवी व्यवस्था है, यानी देवताओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। यानी ब्राह्मणों को ऊपर रखा गया, फिर क्षत्रिय आए, वैश्य आए और शूद्र आए। इन्होंने बोला कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से ब्राह्मण आए हैं, और देखिए उनके मुंह से क्या ब्राह्मण आए हैं, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय आए हैं, उनके जंघा से वैश्य आए हैं और उनके पैरों से शूद्र आए हैं। अब इनके कार्यों को निर्धारित कर दिया गया। अब ब्राह्मण का कार्य क्या होगा? यज्ञ करना, करवाना, वेदों को पढ़ना, पढ़वाना और कहीं ना कहीं दान लेना, दान देना, इनका कार्य ये बता दिया गया। अब आई बात किसकी? क्षत्रियों की। अब क्षत्रियों में होते कौन है? राजा होते हैं, जो कि सिंहासन पे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अब देखिए राजा का कार्य क्या होगा? न्याय करना, है ना, अपने साम्राज्य की रक्षा करना और न्याय करना, और साथ में यज्ञ को करवाना। अब वो यज्ञ करवाएंगे, कर नहीं सकते, है ना। अब देखिए वो दान देंगे, किसे देंगे? ब्राह्मणों को दान देंगे। इसके बाद आती है वैश्यों की बात। वैश्यों का कार्य होता है वाणिज्य करना, वाणिज्य यानी कृषि को करना और साथ में वेदों को पढ़ना और साथ में दान को देना और यज्ञ करवाना। अब इसके बाद आता है शूद्र। अब शूद्रों का कार्य होता है इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना। क्या करना? इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना। इनके साथ बहुत ही दयनीय व्यवहार किया जाता था। अब दयनीय व्यवहार किस प्रकार का? उदाहरण देती हूं मैं आपको। मान लीजिए किसी शूद्र व्यक्ति का विवाह हो रहा है। अब मान लीजिए वो चाहता है कि जो उसकी दुल्हन है उसे वो पालकी में लेके आए, डोली में लेके आए, या उसे चांदी के, सोने के आभूषण दे, परंतु वो नहीं दे सकता। उसके अधिकारों से इसे वंचित कर दिया जाता है। अगर उसके पास पैसे होंगे तो भी वो नहीं दे सकता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था है। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था शूद्रों के साथ। आपको देखने को मिलेगा ये शूद्र जो है, ये छाता वगैरह जो हो गया, छाता मान लीजिए आप, छाता हो गया या फिर गहने हो गए, आभूषण हो गए, कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते थे। ये फेंके हुए वस्त्रों का उपयोग करेंगे, फेंके हुए बर्तनों का, मृत भांडों का उपयोग करेंगे। इनके घरों को कहीं ना कहीं चिन्हित कर दिया जाता था। और मंदिरों में, आप मुझे बताइए, मंदिर में तो अमीर, गरीब, फकीर हर इंसान जाता है भगवान के पास आराधना करने के लिए, अपनी गलतियों को बताने के लिए, माफी मांगने के लिए, तो उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा। आप बताइए अगर मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा तो किस प्रकार का व्यवहार होगा? अब मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता था, ये जानिए। मान लीजिए अगर शूद्र व्यक्ति मंदिर में चला जाएगा, कहीं उच्च कोटि का व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अगर ये लोग आ गए और इन्होंने इन्हें देख लिया तो क्या हो जाएगा? वो दूषित हो जाएंगे। अब मां समझ सकते हैं आप किस प्रकार की बातें हैं। उन्हें दूषित माना जाएगा, बुरा माना जाता है। किसे देखना? शूद्रों को देखना। ये जो शूद्र हैं, अगर वो कहीं जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो अगर उच्च जाति का व्यक्ति दिखेगा तो उसके लिए खड़े होंगे, वो कहेंगे तब बैठेंगे, और वो जमीन पे बैठेंगे, उनके पैरों के नीचे बैठेंगे। आप मुझे बताइए किस प्रकार का व्यवहार किया था, किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, भेदभाव किया जाता था इन लोगों के साथ। तो आप ये बताइए कि वो क्या व्यक्ति नहीं है, उसे इस प्रकार से क्यों देखा जा रहा है? मंदिरों में नहीं जाने जा रहा है, यहाँ तक अपने विवाह में वो चाहे तो अपनी दुल्हन को पालकी में नहीं लेके जा सकता है, गहने नहीं दे सकता है, और साथ में अगर वो चाहे कि घोड़े पर सवार होकर जाए तो वो भी नहीं जा सकता। अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक जगह पे क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, बहुत समय की बात है, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी डोली को लेके गया, मान ली जानी कि दुल्हन के यहाँ वो अपनी बारात लेके गया घोड़े पे सवार होकर। तो वहां पे उच्च जाति के लोगों ने उसे इतना मारा, इतना पीटा कि वो मर गया। तो आप मुझे बताइए कि उसकी क्या गलती थी? घोड़े पे बैठना उसकी गलती थी। वो ये चाहता था कि वो भी एक सभ्य तरीके से जाए बारात को लेकर, ये उसकी गलती थी। तो किस प्रकार का व्यवहार है ये, आप मुझे बताइए। चलिए, आपने ये समझा कि किस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। अब चलिए समझते हैं आगे। अब बात करेंगे भारत। देखिए, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था, यानी आधुनिक भारत में तो किस प्रकार की जाति व्यवस्था थी। देखिए, अब हम समझेंगे आधुनिक भारत के बारे में। 1 मिनट अभी समझते हैं हम इसके बारे में 2 मिनट में। देखिए, बात की जाए अधिनियम जो है 1935 की। अब देखिए 1935 की
बात की जा रही है उस टाइम भारत आजाद नहीं हुआ है। आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ है? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 को भारत आजाद हुआ है। तो अगर 1935 की बात की जा रही है, यानी अंग्रेजों के संविधान की बात की जा रही है, जिस टाइम अंग्रेज थे। अब देखिए, अंग्रेजों की बात की जा रही है तो अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों ने ये बोला कि जो ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियां हैं वो एक डिप्रेस क्लासेस है और ये बहुत ज्यादा ही पिछड़ी हुई हैं, बहुत ही कमजोर हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं इनका बहुत शोषण हुआ है। तो आप ये समझ रहे हो कि किस प्रकार का इनका व्यवहार था, यानी इन्हें डिप्रेस क्लासेस स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा है, इनके साथ पहले से ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। अब हम समझेंगे आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था, यानी आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए, बात की जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जातियों को डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। क्या कहा जा रहा है? डिप्रेस क्लासेस, यानी आपको समझ आ रहा है कि इन्हें डिप्रेस क्लासेस कहा जा रहा है। और अगर बात की जाए किन राज्यों में इनकी संख्या अधिक थी, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, इन 5 राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि थी, यानी आधी जो है हैं। तो आपको समझ आया किस प्रकार से डिप्रेस क्लासेस के बारे में बताया है। अब बात की जाएगी जाति पर अंबेडकर जी। देखिए, अगर बात की जाए दलितों के मसीहा के रूप में अंबेडकर जी को जाना जाता है। कई बार आंदोलन अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आपको देखने को मिलेगा कि अंबेडकर जी के कई बार जो है कांग्रेस में आपको देखने को मिलेगा कि गांधी से कई बार मतभेद हो जाते थे। यानी गांधी जी से मतभेद क्यों होते थे ये समझिए। तो कई बार विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा जाती थी, नहीं मिलती थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निम्न लोगों को, कहीं ना कहीं अछूत लोगों को, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो डिप्रेस क्लासेस है उसे ऊपर उठाना चाहते थे, उन्हें सामान्य करना चाहते थे उच्च लोगों के साथ। तो आपको देखने को मिलेगा कि जून में, कब आपको जून में देखने मिलेगा कि 1945 में आपको देखने मिलेगा, जून में 1945 में गांधी जी ने एक ग्रंथ लिखी थी। और जो ग्रंथ थी आपको देखने मिलेगा, वो ग्रंथ जो है वो कहीं ना कहीं दलितों के दृष्टिकोण पर लिखी गई थी, यानी दलितों के बारे में बताया गया था। तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई। और उसके बाद इन्होंने गांधी जी की आलोचना की, जो उनकी पुस्तक थी। इसके बाद इन्होंने लिखा 1946 में इन्होंने खुद ही ग्रंथ लिखी और लिखा इन्होंने, जो पुस्तक थी उसमें शूद्र कौन है, इनकी पुस्तक का ही नाम था कि शूद्र है वो कौन है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि शूद्र के साथ किस प्रकार का दयनीय व्यवहार किया जाता था। ये इन्होंने मध्य वर्ग के लोगों को बताया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार का कहीं ना कहीं उच्च जाति के लोग निम्न जाति यानी शूद्रों के साथ बहुत ही दयनीय व्यवहार कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। उन्हें इतना ज्यादा दबाया गया है कि उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि ये उनका जीवन है, ईश्वर के द्वारा इसी प्रकार से इन्हें बनाया गया है। इनके पास खुद के कोई अधिकार नहीं है, खुद को वो कहीं ना कहीं दास समझने लग गए हैं, खुद की मानसिकता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये किस लिए बताया? भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में 1946 में बताया शूद्र कौन है। तो आपको समझ आ रहा है किस प्रकार से चीजों को बताया गया है भीमराव अंबेडकर जी के। तो देखिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ये था कि हिंदू धर्म में सुधार करना, क्योंकि आपने देखा था कि 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो समाज को, तो वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना और कहीं ना कहीं शूद्रों को भी मंदिरों में प्रवेश करना, उन्हें भी समान स्थितियां देना, उनके साथ भी समान जैसा व्यवहार करना, यानी उन्हें भी समानता का अधिकार प्रदान करना, इसके बारे में बताया गया था। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो तलाक की व्यवस्था है उसमें सुधार किया, साथ में संपत्ति का बंटवारा होता है उसमें सुधार किया। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ये हुआ कि सभी समान है ना, कहीं ना कहीं इसकी जो क्रूरतियां थी हिंदू धर्म में उसे मिटा दिया गया। फिर 1956 में
अंबेडकर जी के द्वारा जब उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर जी जो है कबीर जी और महात्मा बुद्ध और ज्योतिबाई फुले की विचारधाराओं से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे और उन्हें कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शक मानते थे। तो आपको ये चीजें समझ आई। फिर उसके बाद जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसके बाद इन्होंने अपने अनुयायियों को भी कहा कि आप भी बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। चलिए अब आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे जाति प्रथा का विरोध। चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए अंबेडकर जी ने जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, यानी अंबेडकर जी जो है जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे और जाति प्रथा के विरोधी होने के कारण वह स्वयं को क्योंकि स्वयं ही भोग चुके थे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उन्होंने खुद समाज में इन चीजों को ऑब्जर्व किया था। अब देखिए इनके अनुसार व्यक्ति को समाज में उनके कार्यों की अपेक्षा समान नहीं माना जाता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, उसका पुत्र हुआ, वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो बहुत ही योग्य है और बहुत ही समझदार है, परंतु वो बच्चा इतना समझदार है, इतना शिक्षित है, परंतु उसे वही कार्य दिया जाएगा जो उसका पिता करता है। तो आप ये देख रहे हो कहीं ना कहीं ये नहीं देखा गया कि उसकी योग्यता कितनी है, उसे उसके आधार पर, जो उसके वर्ण के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर उसे कार्य सौंप दिए गए। तो ये गलत है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कि उनके कार्यों की अपेक्षा समान नहीं माना जाता था। मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक जो है उच्च जाति का है, दूसरा जो है निम्न जाति का है। दोनों ही सेम कार्य कर रहे हैं, परंतु उच्च जाति के व्यक्ति को अधिक पैसे मिल रहे हैं, अधिक आय मिल रही है और निम्न जाति व्यक्ति के कार्य को ज्यादा पैसे और ना ही समर्थन दिया जा रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो इसके अंतर्गत कि प्रतिभा को नहीं देखा जा रहा है, जाति को, वर्णों को देखा जा रहा है लोगों के। तो अब देखिए आगे समझते हैं। अब तो जाति के आधार पर समाज में समानता प्रदान की जाती है। अब देखिए क्या है कि ये बोला गया है कि जाति के आधार पर लोगों को समानता प्रदान की जाती है। ये गलत है ना, सभी समान है, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का है, ईश्वर ने बनाया है, सभी इंसान हैं। अब देखिए हिंदू कोड बिल का समर्थन जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संपूर्ण जीवन समाज में विद्यमान अस्पृश्यता, जाति भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए। इन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने बिता दिया ताकि जो दलित हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें कुछ आरक्षण दिया जाए और उन्हें भी समान लोगों की तरह देखा जाए, उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो यही बताया गया है इनके द्वारा कि इन्होंने भेदभाव को कम करने का बहुत प्रयास किया, पूरे जीवन को इसी में व्यतीत कर दिया। समानता, स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। देखिए अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के अंबेडकर जब प्रथम कानून मंत्री बने, यानी कानून मंत्री कौन, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, तो इन्होंने हिंदू कोड बिल को लाकर समाज में सभी समान अधिकारों के पक्ष में थे। इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड बिल को लेकर आए और समाज में यानी हिंदू धर्म में जो भी क्रूरतियां थी उसे दूर कर दिया गया। अब शूद्र भी प्रवेश कर सकते हैं, वो भी समान है। तो ये बताया गया है, जैसे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें क्या है, सभी लोग समान हैं, है ना, चाहे वो उच्च जाति को चाहे वो निम्न जाति को हो। ऐसे ही बात की जाए अनुच्छेद 15 की। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति निम्न जाति का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, वो तालाबों के पास जा सकते हैं, वो पार्क में जा सकते हैं, वो अस्पतालों में जा सकते हैं, है ना, इन जगहों पर जा सकते हैं वो। तो अब क्या है, वो डाकघरों में जा सकते हैं, यानी हर सार्वजनिक जगह जा सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कि पहले भेदभाव किया जा रहा था, अब भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इन्होंने जो अपना पूरा जीवन इसे व्यतीत किया वो कहीं व्यर्थ नहीं हुआ, इनके द्वारा जो मेहनत की गई उसका फल भी प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, यही बताया गया है। अब इन्होंने कहीं ना कहीं निम्न जाति के उत्थान के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया है और बहुत ही गहरे शब्द हैं। देखिए शिक्षित बनो। क्या आप शिक्षित बनोगे, कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता। आपको स्वयं के अधिकारों के बारे में पता होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में और स्वयं के सारे अधिकारों के बारे में पता होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करेगा तो आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी में भी जा सकते हो, है ना। तो आप क्या है, आपको पहले शिक्षित बनना है। किसी के पास ये योग्यता ही नहीं होगी कि वो आपके
अधिकारों का हनन कर ले। इसके बाद क्या है, संगठित बनो। क्या, संगठित बनो। ये नहीं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो रहा है और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो। तमाशा नहीं देखना है आपको भी आवाज उठानी है, आपको सत्य का साथ देना है। इसके बाद आती है संघर्ष करो। क्या, संघर्ष करो। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो दबकर मत बैठो, आपको संघर्ष करना है। चलिए अब हम जानने वाले हैं कि दलित सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में। तो देखिए इसमें बताया गया अनुच्छेद के बारे में। जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्हें कानून के समक्ष समानता दी जाए। अनुच्छेद 14 के द्वारा अगर कानून के समक्ष समानता दी जाएगी तो सभी इक्वल होंगे, है ना, सभी के पास समान अधिकार होंगे। अगर कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, परंतु कानून के समक्ष सभी समान है ना। ये नहीं देखा जाएगा वो उसके परिवार का है तो उसे दंड कम दिया जाए, ये देखा जाएगा गलती किसकी है, इसके हिसाब से जो है सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। तो इससे क्या है, कोई भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई भी जो है अछूत नहीं मानेगा, अस्पृश्य नहीं मानेगा व्यक्ति को। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। इसका मतलब ये है किसी भी सार्वजनिक जगह पर, चाहे मान लीजिए कोई अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी समान है। यानी वो सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, डाकघरों में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, आदि हर जगह पर जा सकते हैं। उन्हें ये अधिकार दिया गया है, ये नहीं देखा जाएगा अमीर है गरीब है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। इसमें क्या है, राजकीय सेवाओं के अवसर। यानी कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, वो दोनों ही जो है एग्जाम को दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। राजकीय सेवाओं के लिए किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले एग्जाम होगा, मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, उसे यूपीएससी का एग्जाम जो है क्लियर करना होगा। कोई नीट की परीक्षा देना चाहता है, इस प्रकार से क्या, अगर मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है तो उसे पहले क्या एग्जाम देने होंगे। तो इसमें यह है कि कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद जो है 17, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी ये छुआछूत जो है उसे खत्म कर दिया गया है। अब चलिए आगे जानते हैं। इसमें जानेंगे अनुच्छेद जो है 243 के बारे में, अनुच्छेद 334 के बारे में। तो देखिए पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रबंधन किया गया है। यानी पंचायत में जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, उनके लिए कुछ सीटें बनाई गई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 330 में बताया गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रबंधन किया गया है। अच्छा मैं आपको बताऊं कौन सी सीटों के आरक्षण का प्रबंधन किया गया है। जो 2 एग्लो इंडियन होते हैं उनका आरक्षण किया गया है, जो कि राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो देखते हैं और उसके बाद उन्हें नियुक्त करते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है अनुच्छेद 332, विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रबंधन किया है। अब आपके मन में आया कि राज्यसभा में किस प्रकार से किया गया है, ये जानिए। तो इसमें क्या होता है, 12 सदस्यों को, चाहे कला के क्षेत्र से हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र से मानो, किसी भी क्षेत्र से जो वाले समाज की सेवा करते हो, इन क्षेत्रों में से उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, 12 को, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 334। देखिए प्रावधान करता है, इसमें क्या है, प्रावधान कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में नामांकन द्वारा एग्लो इंडियन समुदाय द्वारा प्रतिनिधित्व, यही मैंने आपको बताया था, एग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, 2010 तक किया गया, परंतु इसे बाद में आगे और बढ़ा दिया गया। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे हमारे चैप्टर जो है